राजस्थान के 7 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हुए, उनके परिणाम भी आ गए। 5 सीटों पर बीजेपी काबिज हुई तो 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट बाप पार्टी के खाते में गई है। चुनावों से जुड़े हर पहलुओं को लेकर हमने आपको लगातार खबरें बताई और आज जब परिणाम थे तो सबसे पहले और सबसे सटीक द खटक पर आपको चुनावी मतगणना का कवरेज देखने को मिला। लेकिन इस वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन 7 सीटों के क्या समीकरण रहे और जब परिणाम आ गए तब उन सीटों की अब सियासी गणित हैं वो क्या कह रही है। साथ ही साथ इस वीडियो में आज पूरे दिन भर के हुए घटनाक्रम को भी समझेंगे कि इन तमाम सीटों पर परिणाम आने के बाद वहां क्या कुछ देखने को मिला। अब अगर इन 7 सीटों के समीकरण को समझें तो समीकरण की शुरुआत हम लोग रामगढ़ से करेंगे। रामगढ़ जो अलवर जिले में है और अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र ऐसी रही है जिसको लेकर 2023 के विधानसभा चुनाव हो तब यह माहौल था कि ये मुस्लिम बाहुल्य सीट है और इसलिए कांग्रेस के जुबेर खान वहां से जीत गए थे। पिछले दिनों वहां के विधायक जुबेर खान के निधन के बाद उपचुनाव घोषित हुए और उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सहानुभूति कार्ड खेलते हुए उनके बेटे आर्यन जुबेर को टिकट दी और सामने सुखवंत सिंह भाजपा की ओर से प्रत्याशी बनाए गए। अब खास बात यह है कि सुखवंत सिंह 2023 में भाजपा के सामने चुनाव लड़े थे एक स्थानीय पार्टी से और उस समय वे हार गए थे। सिर्फ सुखवंत सिंह ही नहीं, इस बार भाजपा ने 2023 में भाजपा के सामने चुनाव लड़ने वाले 2 जनों को टिकट दी हैं, जिसमें एक रामगढ़ और दूसरा झुंझुनू, क्योंकि झुंझुनू में राजेंद्र बामू ने 2023 में बबलू चौधरी के सामने निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़े थे और वहां पर इन दोनों की टक्कर के कारण वो जो हैं बृजेंद्र ओला कांग्रेस के चुनाव जीत गए थे। बृजेंद्र ओला ने 2024 में लोकसभा के चुनाव लड़े, वो जीते, इसलिए अब वहां पर उपचुनाव हुए हैं। अब हम रामगढ़ को समझने की कोशिश करें तो रामगढ़ एक ऐसी सीट थी जहां पर यह दिख रहा था कि कांग्रेस के तमाम लीडर हैं वो रामगढ़ में जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं और वो सीट निकल भी सकती है। रामगढ़ का परिणाम इन 7 सीटों में सबसे अंत में आया और वहां लग रहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी को जो है वो ये सीट अब नहीं मिलेगी, क्योंकि तमाम प्रकार के सर्वे आए, एग्जिट पोल आए, उसमें भी रामगढ़ जो है वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आई थी। लेकिन आखिरकार 1285 वोटों से रामगढ़ की सीट बीजेपी के सुखवंत सिंह ने जीत ली। अब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस सीट को लेकर जबरदस्त तरीके से मेहनत की थी और यह बताया जा रहा था कि टीकाराम जूली सहित तमाम जो प्रदेश के कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो इस सीट को निकालने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं और ऐसा भी बताया जा रहा था कि यहां पर जो है कांग्रेस का खाता खुलेगा और कांग्रेस को भी यह सीट अपने लिए साफ तौर पर नजर आ रही थी। अब बीजेपी के जीत के क्या कारण वहां पर रहे हैं इसको लेकर अगर बात करने की कोशिश करें तो बीजेपी ने सबसे पहले वहां पर बागी नेता जितने थे उनको एकजुट किया, वहां पर बीजेपी की एकजुटता नजर आई। और दूसरा फैक्ट यह भी था कि यहां लोगों ने इस बार सत्ता के साथ जाने की सोची। अब हम चलते हैं रामगढ़ से सीधा झुंझुनू की अगर बात करें तो वहां पर बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। करीब 40,000 के लगभग वोटों से वहां पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी राजेंद्र बामू को जिताया है, यानी कि बीजेपी के प्रत्याशी वहां पर जीते हैं। वहां पर राजेंद्र गुड़ा और उनकी पत्नी, दोनों पति पत्नी आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे और वहीं दूसरी तरफ पिछले 20-21 सालों से झुंझुनू पर काबिज कांग्रेस के नेता ओला परिवार का वहां पर दबदबा था। वो 21 साल बाद ये दबदबा जो है वो बीजेपी के पक्ष में चला गया और वहां पर भी एक बड़ी जीत जो है वो बीजेपी को मिली है। कहते हैं कि यहां पर जो है बीजेपी पहले से ही इस तैयारी में थी कि कोई भी नेता जो है वो बागी नहीं हो। और अगर झुंझुनू की बात करें तो राजस्थान की इन 7 सीटों में सबसे ज्यादा कोई दावेदार थे तो इस सीट पर थे और वो भी बीजेपी में।
बबलू चौधरी ने जब टिकट राजेंद्र बाबू का डिक्लेयर हुआ था तब यह तय कर दिया था कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा, और पहले से भी ये बातें की जा रही थी कि बबलू चौधरी को चाहे टिकट मिले या नहीं मिले वो तो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में बबलू चौधरी वहां पर निर्दलीय चुनाव लड़े थे जब भाजपा ने राजेंद्र बाबू को टिकट दी थी, और 2023 में भाजपा ने उल्टा किया, बबलू चौधरी को टिकट दी तो राजेंद्र बाबू निर्दलीय चुनाव लड़े। लेकिन इस बार इनको एक करने में भाजपा के जो प्रदेश स्तरीय नेता हैं वो सक्षम हो गए, और इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो सरवण सिंह बगड़ी जो प्रदेश के महामंत्री हैं उनका बताया जा रहा है। साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की बात करें, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की बात करें, या फिर तमाम स्थानीय भाजपा के नेता हैं, उन सब ने एकजुटता दिखाई। शुभकरण चौधरी जो लोकसभा चुनाव लड़े थे 2024 में, वो भी तैयारी कर रहे थे, लेकिन वहां पर भाजपा की एकजुटता ने वहां ओला परिवार के दबदबा जो था, वहां पर उनका वर्चस्व था, उसको कहीं ना कहीं क्रैक करने का काम किया है और अपने प्रत्याशी राजेंद्र बाबू को जितवा दिया है। जब परिणाम आ रहे थे तो एक बार जो टक्कर है वो सीधे तौर पर राजेंद्र गुड़ा और राजेंद्र बाबू के बीच में चल रही थी। तब ऐसा लग रहा था कि राजेंद्र गुड़ा ने तो यहां पर कमाल कर दिया है, जिस तरीके से वो लगातार मेहनत कर रहे थे मुस्लिम वोटर्स में, वो सेंधमारी की पूरी उनकी जो है वो कोशिश थी, वो उसमें सफल हो गए, और कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स का उनको अच्छा प्यार मिल रहा था। लेकिन आते आते अमित ओला जो हैं, शीशराम ओला के पोते और ब्रजेंद्र ओला के बेटे, जो वहां पर दूसरे नंबर पर टक्कर में आ गए, और उसके बाद आखिरकार बीजेपी की वहां पर जीत हो गई। अब हम सीधा चलते हैं यहां से 84 की बात करें तो वहां पर 2023 में जब चुनाव विधानसभा के हुए तो राजकुमार रोत एक बड़े मार्जिन से जीते थे, लेकिन इस बार बीजेपी उस मार्जिन को कम करने में सफल हुई है। हालांकि वहां पर जो है बीएपी के जो प्रत्याशी थे वो जीत गए हैं, वहां के विधायक बन गए हैं, तो ये कहते हैं कि 84 में जो राजकुमार रोत और इस पार्टी का दबदबा है वो कायम है। हालांकि यहां पर कांग्रेस जो है वो तीसरे स्थान पर रही है। अब हम 84 से सीधा चलेंगे सलूम्बर, और सलूम्बर एक ऐसी सीट थी जहां पर बीजेपी के एकमात्र विधायक इन 7 सीटों में से सिर्फ सलूम्बर में ही थे, बाकी 6 सीटों पर बीजेपी के विधायक नहीं थे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी इस सीट को खोना नहीं चाहती थी। अगर ये परिणाम कुछ और होते तो बीजेपी कम से कम इतना जरूर एक्सेप्ट करती कि हमें कम से कम हमारा एक विधायक है उनको तो जिताना ही है, जहां से हमारे विधायक का निधन हुआ है। तो बीजेपी ने सहानुभूति कार्ड खेलते हुए उनकी पत्नी शांतिबाई मीणा को जो है वो टिकट दिया, और ये भी सीट ऐसी थी आखिरकार तक ये लग रहा था कि वहां पर सीधी टक्कर बीएपी के प्रत्याशी और बीजेपी के प्रत्याशी के बीच में थी। हालांकि कांग्रेस भी यहां पर जो है, यहां पर भी कांग्रेस तीसरे स्थान पर थी, लेकिन आखिरकार 2300 वोटों से वहां पर जो है बीजेपी जीत गई थी। अब हम इन चारों सीटों से बाहर निकल करके सीधा देवली उनियारा आ जाएं तो देवली उनियारा वैसे पहले तो इतनी चर्चाओं में नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ने जब नरेश मीणा का टिकट काटा तो नरेश मीणा का निर्दलीय चुनाव लड़ना, उसके बाद सोशल मीडिया पर नरेश मीणा का एकदम से उफान सा आ जाना। नरेश मीणा ने जब अपना नामांकन दाखिल किया तब उन्होंने यह भी कहा था कि मैं राजस्थान के जितने भी थर्ड फ्रंट के बड़े नेता हैं उनसे बात करूंगा, वो मेरे पास आएंगे। बाकायदा उस समय उन्होंने हनुमान बेनीवाल, रविंद्र भाटी और तमाम ऐसे थर्ड फ्रंट के बड़े लीडर हैं उनका नाम लिया था। उन्होंने कहा था कि इन सबको बुला करके मैं यहां से सीट निकालूंगा। लेकिन जब मतदान हो रहे थे तब नरेश मीणा अचानक से राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश भर की राजनीति में एकदम से अलग रूप में दिखे, क्योंकि उन्होंने मतदान के दौरान एक पोलिंग बूथ पर एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद से वो काफी चर्चाओं में थे। हालांकि इस घटना के बाद आरएस लॉबी ने विरोध जताया और उन्हें जो है वो न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। जेल की सलाखों में बैठे नरेश मीणा इस परिणाम के दिन 60,000 वोट लेकर आए, ये भी एक काफी चर्चाओं में थे। हालांकि देवली उनियारा में जो है राजेंद्र गुर्जर वो अच्छे मार्जिन से जीत गए हैं, वहां पर भी कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही है। इन 5 सीटों के बाद अगर हम बात उस सीट की करें जो सबसे चर्चाओं में राजस्थान में हुए 25 सीटों पर लोकसभा चुनावों के बाद चर्चाओं में थी, वो सीट थी दौसा की।
क्योंकि राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, जो अपने आप को इस बार मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे थे, उसके बाद उप मुख्यमंत्री से कम तो उनको उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन जब कृषि मंत्री उनको बनाया गया तो वो खफा नजर सत्ता और संगठन दोनों से आए। उसके बाद से लगातार उनके रुख जो हैं वो नाराज थे। कहीं ना कहीं हर बार उनकी ऐसी प्रतिक्रिया दिखती थी जिससे साफ तौर पर जाहिर होता था कि उनको जो दिया है उससे वो खुश नहीं है, हालांकि वो इससे बड़े के लायक भी थे। किरोड़ी लाल मीणा का अपने आप में पूरे राजस्थान में और विशेषकर मीणा क्षेत्र में एक बड़ा नाम है और किरोड़ी लाल मीणा हर समय संघर्ष करते रहते हैं। किरोड़ी लाल मीणा को संघर्ष का पर्याय भी कहते हैं। किरोड़ी लाल मीणा के भाई को जब लोकसभा में टिकट नहीं मिली, उसके बाद उन्होंने कहा था कि 7 सीटें अगर मेरे क्षेत्र की भाजपा नहीं जीतती है लोकसभा चुनाव में तो मैं मेरे पद से इस्तीफा दे दूंगा, और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा भी दिया, लेकिन इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। उसके बाद जब उपचुनावों की बात आई तो लगातार ये कहते रहे कि मेरे भाई को टिकट दिलाना है। एक कार्यक्रम में भी उन्होंने कहा था, आखिरकार टिकट उनके भाई को मिली, लेकिन वहां पर जो है दीनदयाल बेरवा, जो सचिन पायलट गुट के कहे जाते हैं, उनके पिता 2 बार प्रधान रहे और दीनदयाल बेरवा के पिता जो हैं वो सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट के भी नजदीकी रहे हैं। राजनीतिक परिवार से ये दीनदयाल बेरवा आते हैं, लेकिन जब यहां पर किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को टिकट मिली तो उसके बाद से कांग्रेस एकदम से एक्टिव हो गई। हालांकि जीत का जो अंतर है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, महज 2300 वोटों से ही कांग्रेस जीती है, लेकिन वहां पर कांग्रेस का जीतना कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा के लिए यह संदेश है कि किरोड़ी लाल मीणा लोकसभा में न तो अपना प्रत्याशी बीजेपी के लिए जीता पाए, न ही अपने सगे भाई जगमोहन मीणा को विधानसभा क्षेत्र के उपचुनावों में। अब सियासी जानकार यह भी कहते हैं कि वहां पर जो है बगावत हुई है। हालांकि यह ऑफिशियल तौर पर जगमोहन मीणा ने एक स्टेटमेंट भी दे दिया है कि यहां पर अपनों ने धोखा किया है। अब ये अपने कौन हैं? इस अपनों की जो सुगंध है, इस अपनों की जो बात है, वो दौसा से 60-70 किलोमीटर दूर राजधानी तक भी आ रही है। लोग ऐसा भी कहते हैं कि यहां पर जो लगातार इनके तीखे तेवर सत्ता और संगठन के खिलाफ किरोड़ी लाल मीणा के थे, तो कहीं ना कहीं उनको यह मैसेज देना था कि आपको हम सबके साथ रहना होगा, तो ही हम आपको साथ लेकर के चलेंगे। हालांकि ये सियासी जानकार और इधर उधर के सूत्रों से खबरों की ये जानकारी मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये किरोड़ी लाल मीणा के भाई का हारना एक बड़े नेता के तौर पर किरोड़ी लाल मीणा के नाम पर ये कहीं ना कहीं सवाल है, या यूं कहें कि किरोड़ी लाल मीणा के लिए ये एक अच्छा संदेश नहीं है कि उनके भाई जगमोहन मीणा राजस्थान के उपचुनाव में भी हार गए। अब हम चलते हैं इन 6 सीटों की चर्चा करने के बाद आखिरी उस सीट पर, जिस सीट पर सिर्फ खींवसर ही नहीं, नागौर ही नहीं, पश्चिमी राजस्थान ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान की नजर थी। इवन राजस्थान के बाहर के राजनेताओं की भी इस सीट पर नजर थी, क्योंकि इस सीट पर चुनाव लड़ रहे थे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद की पत्नी कनिका बेनीवाल। जब 2024 में चुनाव हुए लोकसभा के, तब इंडिया गठबंधन के तहत हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़े थे। कांग्रेस इनके साथ थी। कांग्रेस से ये इनके तमाम नेताओं ने वहां पर जबरदस्त तरीके से यहां मेहनत की। हालांकि हनुमान बेनीवाल का नागौर में अपना आप में एक अलग ही क्रेज है, अलग ही नाम है। वो चुनाव जीत गए। उसके बाद खींवसर की सीट खाली हुई तो उनकी पत्नी को उन्होंने टिकट दिया और उनकी पत्नी 13,000 से अधिक वोटों से हार गई। अब रेवंत राम डांगा, जो राजस्थान में 2023 के जब विधानसभा चुनाव हुए उससे 1 या 2 महीने पहले ही भाजपा में शामिल हुए। भाजपा में शामिल होने के बाद खींवसर से वो 2023 में चुनाव लड़े, महज 2000 वोटों से हारे और इस बार 2024 के उपचुनाव में जबरदस्त तरीके से मेहनत की और 13,000 से अधिक वोटों से जीत गए। क्योंकि खींवसर की सीट एक ऐसी सीट थी जिस पर पूरा बीजेपी का संगठन लगा हुआ था, सरकार लगी हुई थी, तमाम लोग बीजेपी के नेता हैं वो प्रदेश भर के लगे हुए थे कि इस सीट को कैसे भी करके
जिताना है। उसके बाद ये सीट काफी चर्चाओं में इसलिए भी आई थी क्योंकि राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा था कि यह सीट हम हार ही नहीं सकते, अगर यह सीट हार गए तो मैं बीच चौराहे पर अपने सर का मुंडन करवाऊंगा और मूछें कटवाऊंगा। खींवसर को अगर समझने की कोशिश करें तो खींवसर में ऐसा बताते हैं कि हनुमान बेनीवाल जब से यह चुनाव लड़ते हैं तो उनके लिए रेवंत राम डांगा जबरदस्त तरीके से मेहनत करते हैं, उनका इस क्षेत्र में अच्छा दबदबा है, इसलिए वो लगातार अच्छे मार्जिन से जीतते हैं। लेकिन 2023 में जब रेवंत राम डांगा इनके सामने चुनाव लड़े तो कम मार्जिन से वो चुनाव हार गए थे और 2024 में वो चुनाव उनके सामने लड़े तो इतने मार्जिन, बड़े मार्जिन के साथ जीत गए। हालांकि तमाम एग्जिट पोल सर्वे ये कह रहे थे कि यहां का जो जीत का अंतर होगा वो 1 या 2 हजार के बीच का होगा, लेकिन कहीं ना कहीं साइलेंट वोटर्स ने इस बार खींवसर में काम कर दिया। अब कहते ये भी हैं कि इन तमाम प्रकार के जो बयान सामने आए उसके बाद से यहां का समीकरण बिगड़ा, लेकिन यहां सबसे बड़ी चर्चाओं में जो इस खींवसर की बात है वो है कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर रतन चौधरी की। रतन चौधरी के पति जो है वो, जब उनके रतन चौधरी को टिकट मिली, डॉक्टर सवाई सिंह जो है वो उससे कुछ घंटे पहले बीजेपी के अंदर ही शामिल थे और जब टिकट मिलने के बाद उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया था। चर्चाएं उस समय यह हुई थी कि कांग्रेस ने बीजेपी के नेता की पत्नी को टिकट दी है, लेकिन वो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई, उनको महज 5000 के इर्द गिर्द वोट मिले हैं। अब हम इन 7 सीटों को लेकर यह चर्चा करेंगे कि इन 7 सीटों पर आज देखने लायक क्या बातें रही। सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि भाजपा ने इस बार इन 7 सीटों पर 2 ऐसे प्रत्याशियों को उतारा था जो 2023 में भाजपा के सामने चुनाव लड़े थे, भाजपा के सामने थे। दूसरी सबसे खास बात कि दौसा के जब चुनाव हुए, परिणाम आ गए, तब जगमोहन मीणा ने वहां पर रिकाउंटिंग की मांग की थी। 10 बूथों की रिकाउंटिंग हुई लेकिन कोई अंतर वहां पर नजर नहीं आया। हालांकि ज्यादा मार्जिन नहीं था, 2300 वोटों का मार्जिन था, तो उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि कहीं अगर रिकाउंटिंग करवाने में हमें जो है वो कहीं जीत नहीं मिल जाए। कांग्रेस अपना 21 साल बाद दबदबा कायम झुंझुनू में नहीं रख पाई क्योंकि ओला परिवार अपने आप में झुंझुनू के लिए एक बड़ा नाम है। शीशराम ओला केंद्रीय मंत्री रहे, राजस्थान सरकार में कई बार मंत्री रहे, उनके बेटे ब्रजेंद्र ओला एक बड़ा नाम जो यहाँ पर अच्छी राजनीति के तौर पर उनका नाम लिया जाता, लेकिन अब उनके बेटे को टिकट मिली तो इस बात से वहाँ कांग्रेस के स्थानीय नेता है वो खफा थे क्योंकि बार बार इनके परिवार को टिकट मिल रही थी। हालांकि इस बार कांग्रेस में भी यह देखा गया था कि कई दावेदार जो है वो कांग्रेस के टिकट के लिए दावेदारी कर रहे थे। रेवंत राम डांगा जीतने के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे, इतने में उनके भाई प्रताप डांगा उनको दिखे जो उनके लिए बहुत ही बड़ी तरीके से इन्होंने पूरे 2 चुनावों में मेहनत की, बहुत पैसा खर्च किया। उन भाई को देखते ही वो भावुक हो गए और भाई के गले लग करके रो पड़े, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सवाल किरोड़ीलाल मीणा को लेकर अगर बात करें तो ये उठता है कि क्या दौसा में किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को हराया गया है या फिर किरोड़ीलाल मीणा को हराया गया है, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा सिर्फ दौसा के लिए नहीं बल्कि राजस्थान की राजनीति में एक बड़े नेताओं के तौर पर किरोड़ीलाल मीणा का नाम था, लेकिन उनके भाई का हार जाना इतनी मेहनत के बावजूद कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इस बात को लेकर स्थानीय जो भाजपा के नेता हैं उनमें कहीं ना कहीं वो नाराजगी जाहिर होती है। दौसा और सलूम्बर 2 ऐसी सीटें हैं जो एक 1285 तो दूसरी 2300 वोटों से ही उनका हार जीत का अंतर रहा है। यह भी एक रोचक बात है। 4 ऐसी सीटें इन 7 में से रही जहां पर कांग्रेस चौथे नंबर पर रही है। तो उसमें 4 में से अगर मैं बात करूं तो खींवसर हो गई, 84 हो गई, सलूम्बर हो गई और देवली उनियारा हो गई। नरेश मीणा को 60,000 वोट मिले और जगमोहन मीणा का ये जो है बयान कि यहाँ पर अपनों ने धोखा दिया है, ये बयान अपने आप में चर्चाओं में रहेगा। इसको आने वाले दिनों में हम एक बड़ी चर्चा के तौर पर भी देख पाएंगे। लेकिन खींवसर में सिर्फ 2 या 3 राउंड में ही कनिका बेनीवाल को लीड मिली थी। ये भी अपने आप में एक सवाल खड़े करता है क्योंकि हनुमान बेनीवाल का नाम
खींवसर नागौर ही नहीं बल्कि जैसा हमने पहले बताया कि पूरे क्षेत्र में बड़ा नाम है और वहां पर इस तरीके से 2-3 बार ही लीड मिलना कहीं ना कहीं यह कहता है कि क्या हनुमान बेनीवाल का क्रेज लोगों में कम हो गया है। उसके बाद एक ट्रेंड चला शाम तक, जब खींवसर की सीट जीती तो मूंछों का ट्रेंड। कई लोग अपने सोशल मीडिया पर स्टोरी लगा रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, मूंछों से जुड़े जो हैं वो गाने लगा रहे हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर एवं खींवसर फोर्ट के राजा कहे जाने वाले गजेंद्र सिंह ने यह बयान दिया था कि मैं मेरी मूंछें मुंडन करवा दूंगा। उसके बाद से ऐसा हुआ नहीं क्योंकि बीजेपी वहां पर जीत गई। तब अब कहते हैं कि उनकी मूंछें कायम रहेंगी। हालांकि गजेंद्र सिंह खींवसर ने यह कहा है मीडिया को कि अब तो मैं मेरी मूंछें और बढ़ाऊंगा। अब अगर अपन आगे बात चलें तो ये तमाम चीजें अलग अलग जगह पर थी। अब सबसे खास बात आज के दिन, या यूं कहें कि आज का दिन सबसे खास रहा, वो भाजपा के दिग्गज नेता डॉक्टर सतीश पूनिया के लिए रहा। क्योंकि सतीश पूनिया को जब हरियाणा की जिम्मेदारी मिली थी तो उसके बाद से उन्होंने वहां पर जबरदस्त मेहनत की और वहां पर हरियाणा में बीजेपी की सरकार आ गई और जिसका जबरदस्त तरीके से श्रेय डॉक्टर सतीश पूनिया को मिला। केंद्रीय नेतृत्व अमित शाह और तमाम नेताओं ने उनकी मेहनत को सराहा। लेकिन आज उनको एक और तोहफा, राजस्थान की 7 सीटों पर 7 में से 5 सीटों की जीत का तो था ही, केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें केंद्रीय पर्यवेक्षक बनवाया है। कई राज्यों के वो अब केंद्रीय पर्यवेक्षक रहेंगे। ये सतीश पूनिया के लिए बड़ी बात है क्योंकि सतीश पूनिया ने खींवसर और झुंझुनू में इस उपचुनाव में भी जबरदस्त तरीके से मेहनत की थी। अब हम खींवसर की एक और बात कर लेते हैं। खींवसर की जीत को लेकर, खींवसर ही नहीं बल्कि सभी सीटों पर जो भी प्रत्याशी जीते हैं उनकी जीत को लेकर तमाम लोग श्रेय ले रहे हैं। हालांकि जो मेहनत करते हैं उनके पास श्रेय तो जाता ही है, क्योंकि मेहनत किसी एक की मेहनत के कारण नहीं बल्कि सबकी मेहनत के कारण जीत होती है। लेकिन हमने जिस तरीके से इन चुनावों को नजदीक से देखा है उसमें से खींवसर सीट पर अगर बात करें तो तमाम नेताओं ने वहां पर अच्छी मेहनत की, भाजपा के नेताओं ने, तब जाकर ये सीट जीती है। खींवसर की जनता ने उनको वोट दिए हैं तब सीट जीती है। लेकिन संगठन के तौर पर अशोक सैनी का नाम लेना मैं नहीं भूलूंगा, क्योंकि उनकी जो जबरदस्त तरीके से कार्यशैली हमें वहां नजर आई। अनंतराम विश्नोई, डॉक्टर जोगेंद्र सिंह सिलोर, कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत सहित संगठन के तमाम लोग थे। हालांकि पर्दे के आगे तो नहीं थे लेकिन पर्दे के पीछे रह करके वो जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे थे। अब इसको लेकर अगर खींवसर की और बात की जाए तो खींवसर में यह कहा जा रहा था कि गजेंद्र सिंह खींवसर और उनके बेटे धनंजय सिंह खींवसर जो हैं वो चुनाव के जब टिकट डिक्लेयर हो गई थी, चुनाव नजदीक आने थे, तो उनको कहीं ना कहीं ये बातें थी कि वो जबरदस्त तरीके से चुनावी मैदान में नहीं दिख रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो कुछ दिन जब बचे थे, 10 दिन के अंदर का अंतराल था, तो ये बाप बेटे की जोड़ी इस तरीके से इस मैदान की, खींवसर के मैदान में थी जैसे लग रहा था कि ये दोनों ही चुनाव लड़ रहे हो। और धनंजय सिंह खींवसर ने जिस तरीके से युवाओं की एकजुटता को दिखाया, उसके बाद अलग अलग जगह पर के अपनी रणनीति के तहत जो पूरा लोगों को इकट्ठा किया, उसके बाद अलग अलग युवाओं की टोलियों को बुला करके उनका मीटिंग लेना, उनके साथ लोगों को बताना कि किस तरीके से हमें सत्ता के साथ रहना है, वो मेहनत भी जबरदस्त तरीके से उनकी काम आई। और तमाम संगठन जो हैं वो इस जुगत में था कि कैसे जो है हम लोग इस सीट को निकालें। अब हम चलते चलते इन 7 सीटों की चर्चा के बाद बात ये भी करेंगे कि राजस्थान में भाजपा की सरकार है, मदन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। ये इनके लिए एक परीक्षा की घड़ी थी कि इन 7 सीटों में से कैसे भाजपा जो है अपना काम कर पाती है। घड़ी सिर्फ भजन लाल शर्मा के लिए ही परीक्षा की नहीं थी बल्कि साथ ही साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के लिए भी चुनौती थी कि इन 7 सीटों में से हमें किस तरीके से अपना परफॉर्मेंस जो है वो केंद्रीय नेतृत्व को और संगठन को दिखाना है कि इन 7 सीटों में से जहां पर सिर्फ एक सीट इनकी थी सलूम्बर जो भाजपा के विधायक थे, बाकी 6 सीटों पर कोई उनका भाजपा का विधायक नहीं था। लेकिन इनकी दोनों की मेहनत और इन दोनों की जो जोड़ी है, हालांकि पूरे संगठन की, पूरे नेताओं की, लेकिन इन दोनों की जोड़ी ने यह कमाल कर दिया कि इन 7 में से 5 सीटें अपनी झोली में डाल दी है। तो ये इन आज राजस्थान की 7 सीटों पर हुए चुनाव और उसके परिणाम, उनके समीकरण विश्लेषण को लेकर हमने बात की है। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।